कि घर में बाहर से किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी घटना की जांच कर रहे शेरिफ को एक पुलिस वाला नीचे बेसमेंट में बुलाता है। शेरिफ जब नीचे जाकर देखता है तो बेसमेंट में एक और लाश पड़ी थी। वो एक लड़की की लाश थी जो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी और आधी जमीन में गड़ी हुई थी। क्योंकि उस लड़की की पहचान नहीं हो पाती तो शेरिफ उसे जेन डो नाम दे देता है। दूसरी तरफ शहर के मुर्दा घर में टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन एक बुरी तरह से जली हुई लाश की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम पूरा करते हैं। टॉमी और उसका परिवार पिछले 3 जनरेशन से यही काम करते आ रहे थे और टॉमी अब अपने बेटे ऑस्टिन को भी ये काम सिखा रहा था। कुछ देर बाद ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा वहां आती है। ऑस्टिन और एमा आज रात डेट पर जाने वाले थे। जाने से पहले ऑस्टिन उसे मुर्दा घर का एक टूर करवाता है। घूमते घूमते वो दोनों फ्रीजर तक आ पहुंचते हैं जहां डेड बॉडीज को रखा जाता था। ये देख एमा डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है, लेकिन अपने पिता के डर से ऑस्टिन उसे साफ मना कर देता है। तभी टॉमी भी वहां आ पहुंचता है और उन्हें इसकी इजाजत दे देता है। ऑस्टिन फिर फ्रीजर से एक लाश निकालकर एमा को दिखाता है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से पिचका पड़ा था। एमा देखती है कि उस लाश के पैरों में घंटी बंधी थी। एमा टॉमी से इस बारे में पूछती है, जिस पर टॉमी उसे बताता है कि पुराने समय में ये जान पाना बेहद मुश्किल था कि इंसान कोमा में है या मर चुका है। इसलिए उस समय डेड बॉडीज के पैरों में घंटी बांधी जाती थी ताकि उस इंसान का शरीर अगर थोड़ी भी हलचल करे तो उस घंटी की आवाज उन्हें सुनाई दे। और क्योंकि टॉमी पुराने ख्यालों का है तो वो ये परंपरा आज तक फॉलो करता आ रहा है। एमा टॉमी से पूछती है कि इस लाश के चेहरे की ये हालत कैसे हुई, जिस पर टॉमी उसे बताता है कि किसी ने इसे बहुत करीब से गोली मारी है, जिस कारण इसके चेहरे का नक्शा ही बिगड़ गया है। ये सब देख सुनकर अब एमा की हालत भी खराब होने लगती है और वो ऑस्टिन के साथ डेट के लिए जाने लगती है। तभी शेरिफ उस लड़की जेन डो की लाश लेकर मुर्दा घर में दाखिल होता है और टॉमी से कहता है कि उसे ऑटोप्सी आज रात को पूरी करके सुबह तक रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि टॉमी फिर भी ऑस्टिन को एमा के साथ जाने के लिए कहता है और मना लेता है कि वो जल्द ही ऑटोप्सी पूरी कर लेगा और उसके बाद वो उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाएगा। एमा उससे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो रात को उसे लेने आएगी। इसके बाद ऑस्टिन वापस ऑटोप्सी रूम में आता है जहाँ शेरिफ टॉमी और ऑस्टिन को जेन डो की लाश दिखाता है। तभी टॉमी की पालतू बिल्ली एक तेज आवाज में गुर्राती है। ये देख टॉमी बिल्ली को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शेरिफ टॉमी और ऑस्टिन को बताता है कि अब तक उसे उस घर पर मिली 4 लाशों में से किसी के भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। उसका अनुमान था कि शायद नौकर ने इस लड़की को किसी वजह से मार डाला होगा और उसकी बॉडी को उस घर में दफनाने की कोशिश की होगी, ये सोचकर कि घर के मालिक वहाँ नहीं है। लेकिन जब घर के मालिक अचानक वहाँ पहुँचे होंगे तो उस नौकर ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया होगा। लेकिन मरते मरते उन बुजुर्ग दंपति में से किसी ने उसे भी बंदूक से मार दिया होगा। शेरिफ कहता है कि वो प्रेस के सामने अपनी ये तर्क तो साबित कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आखिर ये जेन डो कौन है और इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि ना ही उसकी कोई आईडी मिली है और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स उनके सिस्टम में मौजूद हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके सफेद बेदाग शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसलिए शेरिफ अब ये काम टॉमी और ऑस्टिन पर छोड़ देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वे आज रात तक जेन डो की मौत की गुत्थी सुलझा ले, ताकि शेरिफ अगली सुबह प्रेस वालों को जेन डो की मौत का कारण बता सके। ये कहकर शेरिफ वहां से चला जाता है। उसके बाद टॉमी और ऑस्टिन जेन डो की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। इसी बीच वे लोग रेडियो पर प्रसारण सुनते हैं कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना रहेगा और आने वाले कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही साफ बना रहेगा। इस खबर के साथ वे दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। टॉमी अपने अनुमान से जेन डो की उम्र 26 से 29 साल के बीच बताता है। जेन के शरीर पर उन्हें न तो कोई खून बहने के संकेत मिल रहे थे और न ही शरीर पर किसी जख्म के निशान दिख रहे थे। ऑस्टिन जेन की हर एक एंगल से तस्वीर निकाल रहा था। जब वो उसकी आंखों की जांच करने के लिए उसकी आंखों को खोलता है तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। जेन की आंखें सफेद रंग की हो चुकी थी और टॉमी के मुताबिक ऐसा तब होता है जब कोई इंसान कई दिनों पहले मरा हो, लेकिन जेन का शरीर तो अभी भी लचीला था, जो इस बात का संकेत था कि वो हाल ही में मरी है। हालांकि उसका शरीर साधारण तापमान से ज्यादा ठंडा था, जो फिर से इस बात का संकेत था कि उसे मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं।
ये सारी बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। तभी ऑस्टिन ये भी देखता है कि जेन की कमर काफी ज्यादा पतली थी, जो उसके बाकी शरीर पर फिट नहीं बैठती थी। इस पर टॉमी अंदाजा लगाता है कि शायद जेन जन्म से ही ऐसी हो। इसी बीच टॉमी को पता चलता है कि जेन की दोनों हाथों की कलाइयां और दोनों पैरों के एंकल्स यानी कि टखने पूरी तरह से टूटे हुए थे, लेकिन बाहर से किसी भी घाव का कोई निशान नहीं था। तभी टॉमी की नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है, जिनके अंदर मिट्टी जैसे कुछ चीज भरी हुई थी। जांच करने पे पता चलता है कि वो चीज दरअसल पिट था। टॉमी बताता है कि उसे पिट देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। ऑस्टिन पूछता है कि ये पिट क्या होता है, जिस पर टॉमी बताता है कि पिट एक प्रकार की मिट्टी ही होती है जो इंग्लैंड जैसी नॉर्थ कंट्रीज में पाई जाती है। ये पिट काफी ज्वलनशील होती है। पुराने जमाने में लोग इसे सुखाकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जेन के हाथों और पैरों के नाखूनों के साथ ही कुछ पिट उसके